इंडिया का नंबर वन एडटेक स्टार्टअप या इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप आज हालत इतनी खराब है कि इन्वेस्टर्स को जूम कॉल पर वोट आउट करना पड़ता है प्रेजेंट सीईओ बायजूस रविंद्र को। ऑल्दो बायजूस कंपनी ने ओवरऑल इन रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट आउट किया है और कहा है कि बायजूस रविंद्र ही सीईओ रहेंगे, पर सवाल यह है कि पिछले 1.5-2 साल में ऐसा क्या हुआ कि फाउंडर्स को लोन लेकर स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है और यही नहीं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर लोन को चुकाना पड़ रहा है। हम बायजूस के इस केस स्टडी में यही समझेंगे कि एज बिजनेस एस्पिरेंट्स आपको क्या करना चाहिए या एटलीस्ट आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस में। और अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने रूटीन लाइफ में आप ऐसा क्या ना करें, ऐसे कौन से ब्लंडर्स अवॉइड करें ताकि बायजूस जैसे बड़ी मिस्टेक्स आप करने से बच सकें। बायजूस रविंद्र जो कि इस एडटेक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, वो खुद एक टीचर के बेटे थे जो कि फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे केरला के एक छोटे से विलेज एजिकोड में। बायजूस रविंद्र एक शिपिंग फर्म में काम करते थे और वहाँ पे काफ़ी खुश थे, लेकिन बाद में वो अपने फ्रेंड्स को मैथ्स भी पढ़ाने लगे, उनको कैट एग्जाम को क्रैक करने में मदद भी की और तभी उन्हें अपने अंदर के इस पोटेंशियल को रियलाइज किया कि वो टीचिंग में भी काफ़ी अच्छा है और उनका काफ़ी इंटरेस्ट भी है लोगों को पढ़ाने में। जब 2003 में बायजूस रविंद्र अपने विलेज गए तब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को मदद की कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए। कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद भी कैट की प्रिपरेशन की, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं की थी, फिर भी उन्हें एक 100% स्कोर किया कैट के एग्जाम्स में। उन्हें काफ़ी सारे एमबीए कॉलेजेस से ऑफर्स भी आए थे, लेकिन उन्होंने उन सारे एमबीए कॉलेजेस के ऑफर्स को रिजेक्ट किया और अपनी टीचिंग करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगे। उसके 2 साल बाद फिर से उन्होंने कैट एग्जाम दिया जिसमें फिर से उन्हें 100% आए और इसी तरह उन्होंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि कैट की प्रिपरेशन क्लासेस भी दे सकते थे अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को। अब जैसे जैसे वो लोगों को पढ़ाते गए और फेमस होते गए क्योंकि उनके बच्चे कैट एक्चुअली क्लियर कर पा रहे थे, उन्होंने फॉर्मली 2006 में फॉर्मल कैट क्लासेस लॉन्च किए और लोगों को एक फॉर्मल वे में टीचिंग देने लगे। जहां पर पहले वो अपने कुछ दोस्तों को सिर्फ पढ़ाया करते थे काफी इनफॉर्मल वे में, अब वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में क्लासेस लेने लगे थे और कई 100,000 बच्चों को पढ़ाने लगे थे कैट के एग्जामिनेशंस के लिए। अब जैसे जैसे उनकी क्लासेस सक्सेसफुल होने लगे, बायजूस रविंद्र ने डिसाइड किया कि अब टीचिंग ही उनका फुल टाइम करियर होगा और वो इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे, ना कि कहीं और जाके जॉब करना। इसी प्रोफेशन या पैशन को आगे बढ़ाते हुए बायजूस रविंद्र ने 2011 में थिंक एंड लर्न कंपनी एस्टैब्लिश की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ऑफर करने के लिए और फाइनली 2015 में जाकर ही बायजूस द लर्निंग ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चल के बायजूस इतना सक्सेसफुल और फेमस हुआ और बच्चों और स्टूडेंट्स की इतनी मदद की कि हार्वर्ड में एक बिजनेस केस स्टडी के रूप से भी पढ़ा जाने लगा बायजूस द लर्निंग ऐप को। अब बायजूस रविंद्र ने एज एन एंटरप्रेन्योर काफी जल्दी इस बात को रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ कैट या कॉम्पिटिटिव कोचिंग के थ्रू वो अपने इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते और इसीलिए फिर उन्होंने रेगुलर क्लासेस जो कि स्कूल के बच्चों के लिए थे वो भी स्टार्ट किए और ऑनलाइन मोड से उसके भी वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करने लगे। उन क्लासेस को इतना इंटरैक्टिव और मॉडर्न बनाया गया ताकि बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू चीजें इजीली समझाई जा सकें, जो कि बच्चों को नई और अट्रैक्टिव भी लगी इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो कि इंडिया में सालों से चलता आया था। अब बायजूस ने क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 के बच्चों तक को एजुकेशन देना स्टार्ट किया था और 2019 तक आते आते इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न भी बन चुका था। एडटेक यूनिकॉर्न मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। अब बायजूस का बिजनेस मॉडल, टीचिंग स्टाइल और इनोवेटिव अप्रोच लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा था कि धीरे धीरे बायजूस बड़े बड़े स्टार्स को भी एक्वायर करने लगा था अपने ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह, जैसे शाहरुख खान या मेसी हो गए। और इसी एक्विजिशंस ने या इन्हीं ब्रांड एम्बेसडर्स के चलते और भी बेटर इमेज जो लोगों के सामने बनाई गई थी बायजूस की, उसके चलते बायजूस का जो वैल्यूएशन था वो स्काई रॉकेट होकर $22 बिलियन तक पहुंच गया था। $22 बिलियन का वैल्यूएशन होने का मतलब सीधा सा था कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप, बल्कि इसके अलावा
एडटेक इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव स्टार्टअप होना एडटेक की कैटेगरी में। अब बायजूस रविंद्र के इस इनोवेशन और इनोवेटिव अप्रोचेस और मेथड्स ने ना सिर्फ बच्चों और पेरेंट्स को अट्रैक्ट किया था बल्कि इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिलाया था उनके इस बिजनेस में। धीरे धीरे जैसे ये ब्रांड बढ़ता गया वैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक चांद जकरबर्ग इनिशिएटिव इन्होंने भी इंटरेस्ट लिया बायजूस में और इन्वेस्टमेंट्स किए। बायजूस से लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी ना सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की और ना ही सिर्फ इन्वेस्टर्स की बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी की कि बायजूस एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप साबित होगा ना सिर्फ एडटेक रिवॉल्यूशन में बल्कि ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में भी इंडिया के। आगे चल के हम यूएसपीज की बात करते हैं बायजूस की। बायजूस तीन मेन एट्रीब्यूट्स को ब्लेंड करता है बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि कंटेंट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से बायजूस अपने कंटेंट को इतना ल्यूक्रेटिव बनाता है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी कि उन्हें वो इतना अपीलिंग लगता है कि इस वे में पढ़ के उनका बच्चा काफी अच्छा कर सकता है जिसने पॉजिटिव रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं पास्ट में। इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इस मेथड के थ्रू एक काफी अपीलिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि शायद एक्चुअली इफेक्टिव है या नहीं इसका हम पता नहीं लगा सकते। अब पहले हम कंटेंट की बात करें तो बायजूस अपने आप को काफी ज्यादा प्राइड फील करवाता है ये कहकर कि उनके पास रॉकस्टार टीचर्स हैं। अभी रॉकस्टार टीचर्स जो होते हैं इनको कोई भी टॉपिक दिया जाता है और ये थॉरो रिसर्च कंडक्ट करते थे किसी भी गिवन टॉपिक पे और उसका एक रोड मैप तैयार करते थे कि किस तरीके से बच्चों को इस चीज को डिलीवर किया जा सके। फिर फाइनली वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट करते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक को बच्चों को समझाने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर इंडिविजुअल लेवल पे एक्सरसाइजेस भी तैयार किए जाते थे ताकि बच्चे अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उसे कर पाए और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके अपने ऐप या वेबसाइट पे। अब बात करें मीडिया की तो बायजूस की टीम को ये बहुत अच्छे से पता था कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को किस तरीके से ब्लेंड किया जा सकता है इस कंटेंट के साथ ताकि कंटेंट को एटलीस्ट अपीलिंग बनाया जा सके और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जा सके इन वीडियो लेक्चर्स को। तो बायजूस के टीचर्स जो होते थे जिन्हें ये रॉकस्टार टीचर्स बोलते थे ये जनरली ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट करते थे और लेटर जो इनके एडिटर्स हैं या जो इनकी टीम थी वो एनिमेशन और एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते थे ताकि पूरे वीडियो को ओवरऑल काफी अच्छा बनाया जा सके और बच्चों को देखने में मजा भी आए और बच्चे रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें सीख भी सके। अब थर्ड पॉइंट टेक्नोलॉजी पर है तो टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे वीडियो एनिमेशन से नहीं है बल्कि पर्सनलाइज चीज़ों को क्रिएट करना जैसे कि बच्चों का लर्निंग ग्राफ, उनके लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, उनके इंटरेस्ट, वीक पॉइंट्स ये सब एआई या कंप्यूटर की मदद से तैयार किए जाते थे ऑटोमेटिकली और फिर उन्हें बच्चों और पेरेंट्स को प्रेजेंट किया जाता था कि बच्चा कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ कमज़ोर है या कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरीके से कंटेंट, मीडिया और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके बायजूस एक ओवरऑल काफी अच्छा एजुकेशन एनवायरनमेंट तैयार कर रहा था इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बीच में। अब बूस्ट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक की बात करें तो लोगों ने एक कंप्लीट लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन मॉड्यूल्स पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया था पढ़ाई के लिए ताकि उनके बच्चों के पढ़ाई में कोई रोक ना लगे। इसी चीज को बायजूस ने रियलाइज किया और कई सारे एग्रेसिव एक्विजिशंस भी किए एडटेक स्टार्टअप में बल्कि लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की स्टूडेंट्स को लाने के लिए और लीड्स जनरेट करने के लिए। और फाइनली उन्होंने अब इसी वैल्यूएशन और इन्हीं स्टूडेंट बेस के ऊपर से काफी सारा पैसा रेस किया जो कि कंपनी के फंड रिजर्व्स को भरता गया और काफी बड़ा एक कैश रिजर्व दिया था बायजूस को एट द एंड ऑफ पैंडेमिक। बायजूस ने काफी एग्रेसिव एक्विजिशंस भी किए थे जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर जिन्हें कि काफी बड़े बड़े या ओवर प्राइस्ड नंबर्स पे खरीदा गया था ताकि कंपटीशन को किल किया जा सके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाए जा सके। हालांकि पैंडेमिक के खत्म होते ही सब बच्चे द लाइफ वाज बैक टू नॉर्मल और सारे बच्चों और स्टूडेंट्स ने वापस ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाना स्टार्ट कर दिया था और यहीं से शायद प्रॉब्लम शुरू हुई थी बायजूस द लर्निंग ऐप की। अब बायजूस ने अपने बिजनेस और वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए जो मेजर टैक्टिक्स या प्लानिंग्स का इस्तेमाल किया था हम उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम बायजूस का रेवेन्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि बायजूस किस तरीके से पैसे कमाता है या कमाता था और
उसके फाइनेंशियल्स क्या स्टेट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। अब बायजूस के बेसिक रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी एक फ्रीमियम मॉडल पे ऑपरेट करती है, यानी इनिशियली चीजें फ्री में देना और बाद में एडेड फीचर या प्रीमियम फीचर्स के लिए चार्ज करना। बायजूस 15 डेज का ट्रायल देता था और फर्दर ऑन अगर बच्चों को चीजें या वीडियो लेक्चर्स एक्सेस करनी होती थी, जब बच्चों को इन चीजों की आदत पड़ जाती थी या इंटरेस्टिंग लगने लगता था, तब बायजूस पैसे चार्ज करता था बच्चों से और पेरेंट्स से अपने फर्दर प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। अब क्योंकि बच्चों और पेरेंट्स को ये कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगता था, तो लोग लोन लेकर भी पैसे देने को तैयार थे बायजूस को और इन कोर्सेज को खरीदना चालू कर चुके थे। अब अगर बात करें बायजूस के एग्रेसिव एक्विजिशंस की, तो उसने इस रेवेन्यू पे काफी बड़ा डेंट डाला था, क्योंकि उन्होंने बायजूस को हेल्प करने की जगह काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर दिया था, क्योंकि उनके लॉसेस ज्यादा थे देन जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे थे या बिजनेस में रोल इन कर रहे थे उससे। एट द सेम टाइम बायजूस को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी अपने खुद के ब्रांड बायजूस द लर्निंग ऐप से ही, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से चीजें वैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन होना स्टार्ट हो चुका था और ऊपर से ही जो एक्विजिशंस थे वो और ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन का काम कर रहे थे इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग द कंपनी। अब बायजूस का रेवेन्यू ब्रेकडाउन करें तो बायजूस तीन मेजर सोर्सेस से सबसे ज्यादा पैसे कमाता था, या अपना ओवरऑल पैसा ही इन तीन सोर्सेस से कमाता था। पहला सेल ऑफ टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड्स, दूसरा रेफरेंस बुक्स की सेल और तीसरा सर्विस एंड ट्यूशन फीस चार्ज करके। अब सेल ऑफ टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड इतना ज्यादा था कि बायजूस की ओवर डिपेंडेंसी उसी पर थी और बायजूस सॉफ्टवेयर या एडटेक स्टार्टअप से एक हार्डवेयर सेलिंग कंपनी बनता जा रहा था। 2020 के फाइनेंशियल्स देखें बायजूस के, तो 70% से ज्यादा रेवेन्यू जो आया था वो सेल ऑफ टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड से आया था। अब बायजूस के एक्सपेंसेस की बात करें तो मेजर कॉस्ट जो था वो प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट था और इससे भी बड़ा मेजर कॉस्ट जो था वो मार्केटिंग था। बायजूस ऑलमोस्ट 40% ऑफ द अपना रेवेन्यू जो था वो मार्केटिंग पे स्पेंड करता था, जो कि हम जिसके रिजल्ट्स देख भी सकते हैं कि शाहरुख खान और मेसी जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स को उन्होंने एक्वायर किया था या हायर किया था। इसके अलावा 15% से ही ज्यादा, 15% से थोड़ा सा ही ज्यादा जो पैसा था वो कंटेंट क्रिएशन में डाला जा रहा था, जो कि अगेन एक काफी बड़ा लूपहोल था और बायजूस की काफी ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी थी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग पर, रादर देन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कंटेंट जो कि स्टूडेंट्स और लोगों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता उनके प्रोडक्ट की तरफ। पर बायजूस ने ऐसा नहीं किया और चूज किया कि एग्रेसिव मार्केटिंग कर कर चीजें बेचेंगे। अब हम फाइनली डिटेलिंग में चलते हैं कि बायजूस ने ऐसे कौन से हार्श प्रैक्टिसेस या टैक्टिक्स यूज किए जिसकी वजह से बायजूस का इतना बड़ा डाउनफॉल हो रहा है आज की तारीख में। अगर हम अब बात करें बायजूस के फर्स्ट सॉफ्ट स्कैम की, या जिसे हम दूसरे वर्ड्स में उनके हार्श सेलिंग प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं, जो कि बायजूस ने अपनाए पैंडेमिक के बाद से ये जनरली शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि बायजूस पैंडेमिक के बाद से ग्रो करना बिल्कुल ही बंद कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल क्लासेस की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर रहे थे। तो बायजूस ने इस टाइम पे लैपटॉप्स और टैबलेट्स की सेल पे ज्यादा फोकस किया और उनको बेचने पे ज्यादा ध्यान लगाया और अपने मेन मोटिव से भटक गया, जो कि था एक हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट बनाना लोगों के लिए। अब एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखें तो उस आर्टिकल में बताया गया था एक पेरेंट द्वारा उस न्यूज़पेपर एजेंसी को कि बायजूस उसको लिटरली पेरेंट्स को डराता था ये कहकर कि अगर वो बायजूस के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो उनका बच्चा आगे चल के कुछ कर नहीं पाएगा और उनके बच्चों का जो भविष्य है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा बायजूस पे ये भी एलिगेशंस हैं कि बायजूस अपने टीचर्स को बोलता था, जो कि उन्हें रॉकस्टार टीचर्स बुलाते थे, रॉकस्टार टीचर्स को बोलता था कि वो बायजूस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और स्टूडेंट्स को जाकर बेचे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, और ये क्वेश्चंस पेरेंट्स भी काफी बार रेस करते हैं, कि अगर बायजूस के कंटेंट यूनिक हैं और कुछ स्पेशल बच्चों के लिए ही हैं जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी की मदद से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, तो बायजूस हर किसी को ये प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है? और अगर हर किसी को ये प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो कैसे यूनिक हुआ हर बच्चे के लिए अगर सबको सेम ही प्रोडक्ट बेचा जा रहा है? द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम विद बायजूस वॉज कि बायजूस ने
अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी खुद के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेवेन्यू पार्ट में आ रहा था, यानी कि 50% अभी और 50% बाद में, तो बायजूस पूरा इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि बायजूस को अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से इस साल में एक और 50% जो बचा अमाउंट था वो अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए था। पर बायजूस पूरे रेवेन्यू को एक साथ दिखाकर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। ऐसी कुछ रीजंस के चलते डेलॉइट ने भी बायजूस को छोड़ दिया, जो कि काफी लंबे समय से बायजूस के अकाउंट्स देख रहा था और बायजूस के फाइनेंसेस मैनेज कर रहा था। और इसके अलावा काफी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने भी बायजूस की कंपनी से रिजाइन कर दिया था। एक और जो चीज नोट करने वाली बात ये थी कि जब बायजूस ने $22 बिलियन पर वैल्यूएशन रेस की थी अपनी, और कतर इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट को पिक किया था या इन्वेस्टमेंट उठाया था, उसी के एक हफ्ते पहले बायजूस ने अपने 2500 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया था, जो कि बायजूस के इमेज को काफी ज्यादा टार्निश कर रहा था लोगों के बीच में। और एम्प्लॉयज में भी एक डिससेटिस्फैक्शन था अपने जॉब को लेकर। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो बायजूस की इमेज पे जो इफेक्ट पड़ रहा था। अब लोग ओपनली और पब्लिकली बात करना शुरू कर चुके थे बायजूस के इन स्कैम्स और हार्श प्रैक्टिसेस को लेकर, चाहे वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो या सेलिंग प्रैक्टिसेस हो। और इन टर्न वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का भरोसा तो खो ही रहे थे, साथ ही अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा भी धीरे धीरे खोते जा रहे थे। इसी के साथ बायजूस पे ये भी एलिगेशंस लगे कि बायजूस बिना पेरेंट्स को बताए, बिना उनको पूरी जानकारी दिए उन्हें लोन्स में फंसा रहा था, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लोन दिलवा रहा था और पेरेंट्स को उसकी कोई नॉलेज भी नहीं थी। जब उन्हें पता चल रहा था इस चीज के बारे में, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफी शॉक थे। और कई जन तो ये भी कह रहे थे कि हम इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और इस लोन को भी हम रीपे कैसे करें ये भी हमारी समझ नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो था, जो कि काफी हार्श टैक्टिक्स या प्रैक्टिसेस में आता है बायजूस के, हम जो बात कर रहे हैं वो ये था कि बायजूस ने काफी ज्यादा लोन डिफॉल्ट कर लिया था। इतना कि बायजूस ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया था लोन डिफॉल्टमेंट में इंडियन इकोनॉमी में। और दूसरी बात ये कि बायजूस ने कंसील किया था, यानी कि बताया नहीं था सबको या पब्लिकली अपने फाइनेंशियल्स को रिवील नहीं किया था कि बायजूस ने $500 मिलियन अपने अकाउंट से निकाल लिए थे, बिजनेस अकाउंट से। और उसका क्या हुआ वो कभी रिवील ही नहीं किया। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे कंपनी के, उनको भी कंसील किया गया काफी टाइम तक, और ऑलमोस्ट 18 मंथ्स का डिले देखने को मिला था, जो कि बायजूस के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को और ज्यादा एक डार्कर शेड में पुश कर रहा था। और जब फाइनली बायजूस ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज किए ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के डिले के बाद, तो लोग हैरान थे कि बायजूस ने कैसे अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इतना बुरा बना लिया था और इस तरीके से कंपनी कैसे क्रैश हो रही थी। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज करें और बायजूस की इस पूरी केस स्टडी को एक छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें, समझने के लिए कि एटलीस्ट क्या ब्लंडर्स हमें नहीं करने चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में या अपने बिजनेस में, तो वो फर्दर हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं या फर्दर हम उसकी बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बायजूस से हमें ये देखने को मिलता है कि मेंटालिटी ऑफ द प्रमोटर क्या होना चाहिए। बायजूस के प्रमोटर की मेंटालिटी, जो कि स्टार्ट हुई थी एक क्वालिटी एजुकेशन देने से, वो शिफ्ट हो गई मियर एक बिजनेस मॉडल पे या मनी मेकिंग मशीन पे, जो कि ना तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में काम कर रहा था और ना ही इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के। बायजूस अपने मेन मोटिव से भटक गया था और अपने पैसे कमाने के लालच में ये भूल गया था कि उसका जो मेन मोटिव था वो एजुकेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाना था और लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना था टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके, और ना कि सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बनाना। दूसरा मेजर पॉइंट कि बायजूस टैबलेट्स लैपटॉप्स बेचने पे ज्यादा फोकस कर रहा था, यानी कि एक हार्डवेयर सेलिंग कंपनी बन गया था रादर देन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। अपने वीडियोस को बच्चों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल बनाने की जगह वो इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि अपने लैपटॉप्स, टैबलेट्स और एसडी कार्ड को किस तरीके से पेरेंट्स को बस बेच दिया जाए ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके और बैलेंस शीट सुधारी जा सके। इसके उल्टा अगर बायजूस क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता तो लोग खुद ब खुद ही आते और बायजूस को शायद एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो कि अगला हमारा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो कि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस थे, वो ना सिर्फ हार्श मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स पेरेंट्स थे,
बच्चों को और पेरेंट्स को ना तो सिर्फ एग्रेसिव मार्केटिंग और माल प्रैक्टिसेस के थ्रू चीज़ें बेची जा रही थी, बल्कि बायजूस ने काफ़ी बड़ा एक अमाउंट भी स्पेंड किया था बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को एक्वायर करने के लिए, जैसे कि शाहरुख खान और मेसी। अभी कोई छोटे एम्बेसडर्स नहीं है, और ऑब्वियसली इनको जो पेमेंट की जाती थी वो बहुत बड़ी थी। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन टीम को स्पॉन्सर करना, मेसी को एक्वायर करना, शाहरुख खान को एक्वायर करना, इन सबको मिला के टोटल कॉस्ट अराउंड 2500 करोड़ जितना बायजूस ने सिर्फ मार्केटिंग पे स्पेंड किया था। इसकी जगह अगर बायजूस अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने में लगाता तो शायद बायजूस को ज्यादा मदद मिलती और उन्हें इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चौथा पॉइंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का है, यानी कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को एक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, जो कि बायजूस ने नहीं की। इसके अलावा बायजूस पे ये भी एलिगेशंस थे कि बायजूस ने अपने जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स थे वो किसी और को बेचे और उन्हें एज अ इनकम शो किया अपनी बैलेंस शीट में। अब ऐसे माल प्रैक्टिसेस का सहारा लेने का नतीजा ये हुआ कि डेलॉयट, जो कि इतना रेप्यूटेड ब्रांड या कंपनी है, उसने बायजूस का साथ छोड़ दिया। और बायजूस जिसने इतना डिले किया अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक, वो अपने ही प्रोजेक्शन से शॉर्ट हो गए थे। और जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था अपने फाइनेंशियल्स को सुधारने का या कंपनी के ग्रोथ को लेकर, उन सब एस्पेक्ट्स में बायजूस काफी बुरी तरीके से फेल हुआ था, जिसने कि ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को लेट डाउन किया, बल्कि पूरे मार्केट और इकोनॉमी की जो एक्सपेक्टेशन थी बायजूस से, उसे भी निराश किया। अब इन सारी चार जो पॉइंट्स थे और इसके अलावा जो और भी फैक्टर्स थे जो कि बायजूस के फॉल के लिए काफ़ी बड़े रीजंस थे, वो फिफ्थ पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि बायजूस में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी या बायजूस का जो लोन रीपेमेंट था, बायजूस ने काफ़ी बड़े अमाउंट में अपने लोन्स को डिफॉल्ट किया। और सिर्फ डिफॉल्ट ही नहीं किया, बल्कि एक रिकॉर्ड सेट किया लोन डिफॉल्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया में। और इसका नतीजा ये हुआ कि बायजूस के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि चांद जकरबर्ग इनिशिएटिव, इन सब ने धीरे धीरे बायजूस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि बायजूस की कंडीशन और बुरी करता जा रहा है दिन पर दिन। अब फाइनल पॉइंट यही है कि आज के इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो वैल्यूएशन का काफी एक डर्टी गेम खेला जा रहा है, हाँ, बिजनेसमैन को या नए स्टार्टअप ओनर्स को इस चीज से बचना चाहिए और इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है या मार्केट में गैप्स क्या है, और उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन एक मनी मेकिंग मशीन बनाना या एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस को रन करना इतने एग्रेसिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। अगर बिजनेसेस कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो शायद रिटर्न कस्टमर्स और कस्टमर बेस जो है वो भी बढ़ता जाएगा, और ना कि आपको बायजूस की तरह ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जिसमें कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स सब आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं या उनके मनी से कोई फ्रॉड कर रहे हैं।